मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, जो कि समाजशास्त्र में प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय समाज, जिसका टॉपिक महिलाएं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है एवं प्राचीन समय से महिलाएं किन स्थितियों से गुजरी हैं एवं साथ ही साथ वर्तमान में और ब्रिटिश काल में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज हम इसको क्रमशः चर्चा करेंगे और महिलाओं के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। वास्तव में जो महिलाओं की स्थिति है भारतीय समाज में, उसे हम किस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, किस संदर्भ में देख सकते हैं और उनमें जो वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदू स्त्रियों की स्थिति। अब हम देखें तो जो भारतीय समाज है, या ये कहें कि विश्व का कोई भी समाज, उसमें स्त्रियों का स्थान या स्त्रियों की उपस्थिति, या ये कहें कि स्त्रियों का महत्व, ये सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो पुरुष और स्त्री दोनों ही आर्थिक सामाजिक रूप से साथ हैं, या ये कहें कि साथ आने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसका ये प्रभाव है कि यदि हम प्राचीन समय से हिंदू स्त्रियों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी कालों में स्त्रियों की स्थिति उपेक्षित रही हो। अनेक समय ऐसे आए जब स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, स्त्रियों की स्थिति अच्छी हुई और स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाने लगा। और कुछ समय ऐसा आया जब स्त्रियों की स्थिति अत्यंत निम्न थी, वे शोषण का शिकार थीं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से यदि देखें तो उनकी स्थिति पिछड़ी हुई थी। तो हम देखेंगे कि यदि स्त्री या माता या कहें गृहिणी, उसके संस्कार, शिक्षा, दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो समाज और राष्ट्र का श्रेष्ठ सदस्य वे कैसे दे सकती हैं। यदि देखें तो जो बालक का समाजीकरण होता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे प्रथम भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम जहाँ से बच्चा सीखना प्रारंभ करता है तो वो माता होती है। और यदि स्वयं उन्हीं की स्थिति समाज में निम्न होगी तो ये स्वाभाविक है कि वो परिवार, वो समाज और वो राष्ट्र अच्छी स्थिति में नहीं हो सकता या विकास के मार्ग पर नहीं चल सकता। क्योंकि यदि किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की आधी आबादी निम्न स्थिति में होगी या आधी आबादी का शोषण किया जाएगा तो उसका विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार से यदि हम देखें समाज और राष्ट्र, या जैसे समाज और राष्ट्र के बच्चे, युवा, प्रौढ़, वृद्धजन, उन पर अनेक पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति का विभिन्न कालों में क्या स्थान रहा और वास्तविक किस प्रकार से हम इस चित्र को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल, कि वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो यदि हम देखें तो जो जितना भी उपलब्ध साहित्य है वैदिक काल से संबंधित, वो स्त्रियों की स्थिति सभी प्रकार से उसमें अच्छी बताई गई है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव व्याप्त नहीं था। दोनों की ही जो सोशल स्टेटस है, दोनों की सामाजिक परिस्थिति है वो समान थी। लड़कियां भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती थी, जिसको वर्तमान में को एजुकेशन बोलते हैं। तो सह शिक्षा का भी प्रचलन था। और यदि यजुर्वेद के अनुसार इस काल में जो कन्या का उपनयन संस्कार भी होता था, अर्थात जो जनेऊ संस्कार जो कि केवल पुरुषों का होता है, वो यजुर्वेद के अनुसार स्त्रियों का भी किया जाता था। तो पीएच प्रभु ने यहाँ तक लिखा है कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध था,
स्त्री और पुरुष की स्थिति सामान्यतः समान थी, अर्थात जो वैदिक काल में लैंगिक भेदभाव व्याप्त नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थी, साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन करती थी, और इस काल में देखा जाए तो अनेक विद्वान विदुषी स्त्रियां भी हुई है। और जो विवाह की उम्र थी तो लड़कियों का विवाह युवावस्था में ही किया जाता था, और स्त्रियों की बात का या ये कहें कि स्त्रियों का पूर्ण सम्मान किया जाता था। यदि वे चाहती थी कि विवाह नहीं करें तो वे बिना विवाह किए भी जीवन व्यतीत कर सकती थी, और लड़कियों को अपने जीवन साथी चुनाव की स्वतंत्रता थी कि वे स्वयं अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकती थी, उसके लिए स्वतंत्र थी। और पत्नी का अपने परिवार में सम्मान था। महाभारत के अनुसार वह घर नहीं होता अगर उस घर में पत्नी नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। अथर्ववेद में कहा गया है, नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साम्राज्ञी है, तेरे ससुर सास देवर और अन्य व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित हो। ये अथर्ववेद में कहा गया है। तो यदि वैदिक काल की बात करें, वैदिक पीरियड की बात करें, तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्त्री संतान उत्पन्न नहीं होने पर अथवा उत्तम संतान के नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती थी। बहुपत्नी विवाह को मान्यता प्राप्त थी। विधवा स्त्री है वो पुनर्विवाह कर सकती थी। वो देवर या अन्य व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और जो स्त्रियां हैं वो सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र थी। पुरुषों द्वारा स्त्रियों की रक्षा करना परम कर्तव्य समझा जाता था, और उसका अपमान करना लोग पाप समझते थे। तो यदि कंक्लूजन में कहा जाए, यदि निष्कर्ष रूप में कहा जाए, तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत उच्च थी, या ये कहें कि बिल्कुल पुरुषों के समान थी, किसी प्रकार का भेदभाव व्याप्त नहीं था। स्त्रियां अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी, वे वैवाहिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये सभी स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी वैदिक काल में। अब बात करेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की, जो कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक का काल उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और जो महाभारत की रचना उस काल में ही प्रारंभ हुई थी, जो एक संस्कृति काल था तथा उसमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में भिन्न भिन्न तथा विरोधी विचार मिलते हैं। तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, परंतु बाद में उनकी स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अनुशासन पर्व में भीष्म पिता के अनुसार स्त्री को सदैव आदरणीय मानकर उससे स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि यत्र नार्यतो पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास स्थान होता है। यह भी लिखा गया कि इनकी अनुपस्थिति में सारे कामकाज पुण्य रहित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नारी का महत्व, स्त्रियों का महत्व, महिलाओं का महत्व अत्यधिक माना गया। भीष्म पितामह ने नारियों के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, साध्वी और असाध्वी। साध्वी जो नारी है वो धरती की माँ और संरक्षिका है, और असाध्वी नारियां वे हैं जिन्हें उनके पापपूर्ण व्यवहार के कारण कभी भी पहचाना जा सकता है। तो यदि उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक वर्षों की बात की जाए, अर्थात करीब 300 वर्ष पूर्व तक उनकी स्थिति ठीक थी, और संपन्न परिवार की लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, वे वेदों का अध्ययन भी करती थी, स्वयं अपना जीवन साथी का चुनाव करती थी, उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकार यथावत थे, अर्थात उन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए हुए थे। बाद में जो नारी की स्थिति में परिवर्तन आए वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि हम देखें कि उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में, जो कि वैदिक काल की समाप्ति और उत्तर वैदिक काल का युग था, उसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, परंतु जो बाद में स्त्री में जो धीरे धीरे परिवर्तन आए, वो जब जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव इस काल में पड़ा, तो ये धर्म स्त्रियों को सम्मान देते थे, और स्त्रियों ने इन धर्मों का प्रचार प्रसार भी किया। बाद में जब इन धर्मों का पतन हुआ या कमी हुई, तो उसके पश्चात स्त्रियों की जो स्थिति है वो भी बिगड़ती चली गई, और जो बाद वाला काल है उसमें नारियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। जैसे
यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, ये सब प्रतिबंधित हो गए। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई। शिक्षा, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन कार्य हो गया। तो कहने का तात्पर्य वैदिक काल संपूर्ण वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसके पश्चात जब वैदिक काल की समाप्ति हुई, उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ, उसके पश्चात स्त्रियों की स्थिति प्रारंभ में उस काल में ठीक थी, परंतु उसके पश्चात उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी। और यदि स्मृति युग की बात की जाए तो स्त्रियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। उन्हें विधवा पुनर्विवाह बंद कर दिए गए, सती प्रथा का प्रावधान निश्चित कर दिया गया। तो उनकी स्थिति इस काल के अंत में खराब या निम्न स्थिति होने लगी। तीसरा है धर्मशास्त्र काल, धर्मशास्त्र पीरियड। और इस काल की यदि बात करें तो ये काल तीसरी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का माना जाता है। जो मनुस्मृति में स्त्रियों के प्रतिबंध के बारे में लिखा गया था, उसे धर्मशास्त्र काल में व्यवहारिक रूप दे दिया गया। अब जो कि उत्तर वैदिक काल का अंत था, उसमें जो कुछ लिखा गया था धर्मशास्त्र काल में, उसे व्यवहारिक रूप में लागू कर दिया गया। इस काल में पराशर, विष्णु और याज्ञवल्क्य की संहिता की रचना मनुस्मृति को ही आधार मानकर की गई। जो समाज में स्त्रियां हैं उन पर इतने अधिक प्रतिबंध लगाए गए कि इन्हें सामाजिक और धार्मिक जो संकीर्णता का काल कहते हैं। इस काल को जो सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का काल कहते हैं। स्त्रियों को परतंत्र बना दिया गया, निस्सहाय बना दिया गया, निर्बल बना दिया गया। जो बाल विवाह है वो प्रारंभ हुए। जैसा वैदिक काल में युवावस्था में स्त्रियों का विवाह किया जाता था, लड़कियों का विवाह किया जाता था, वो आयु घट के 10 से 12 वर्ष रह गई। बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया और बाल विवाह के कारण उनकी शिक्षा में भी कमी आई। और किसी भी प्रकार से जो वर का चुनाव है, जीवन साथी का चुनाव है, उसमें जो महिला की भूमिका है, लड़कियों की भूमिका है, उसे समाप्त कर दिया गया। कुलीन विवाह और अनुलोम विवाह का महत्व बढ़ गया। इस कारण बहुपत्नी विवाह अधिक से अधिक होने लगे। जो विदुर है वो 8 से 10 वर्ष की कन्या से विवाह करने लगा। यदि किसी व्यक्ति की स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है, तो वो 8 से 10 वर्ष की कन्या से भी विवाह करने लगा। तो इसमें विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। तो धर्मशास्त्र जो काल था उसमें स्त्रियों को माता से सेविका तथा गृहलक्ष्मी से वह याचिका बनकर रह गई। अर्थात जो माता मानी जाती थी वो सेविका बन गई और जो गृहलक्ष्मी या अर्थात पत्नी मानी जाती थी वो याचिका बनकर रह गई। तो स्त्रियों के लिए पति को देवता मानने का प्रचलन बढ़ा। विधवा विवाह समाप्त हो गए और स्त्रियों की जो स्वतंत्रता थी वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। तो ये जो काल था धर्मशास्त्र काल, इसमें स्त्रियों की स्थिति अत्यंत निम्न हो गई। अब इसके पश्चात है मध्यकाल। जो मिडाइवल पीरियड है वो 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का समय मध्यकाल कहलाता है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो मुसलमानों का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा, जिसमें हिंदू धर्म और संस्कृति को मुस्लिम धर्म और संस्कृति से सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रयास किए गए। सबसे पहले देखा जाए तो स्त्रियों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए, स्त्रियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए। क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो ये प्रयत्न किया जाने लगा कि किसी भी प्रकार से जो हिंदू स्त्रियां हैं वो उनके संपर्क में नहीं आनी चाहिए। अब जो विवाह की आयु थी, या ये कहें कि रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए जो 5 से 6 वर्ष की आयु में ही कन्याओं का विवाह किया जाने लगा। अर्थात मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए जो विवाह की आयु है वो जो 10 से 12 वर्ष मध्यकाल धर्मशास्त्रीय काल में थी, वो मध्यकाल में घटकर 5 से 6 वर्ष की आयु ही रह गई। बाल विवाह है उनका प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया। बाल विवाह अधिक से अधिक होने लगे। स्त्रियों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। उन्हें घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया। पूर्ण रूप से सती प्रथा को प्रोत्साहित किया गया। विधवा विवाह को समाप्त कर दिया गया। और जो मध्यकाल में जो अनेक ऐसे कारक और परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से स्त्रियों की जो स्थिति है और अधिक दयनीय और शोषणयुक्त हो गई। और इनकी जो धार्मिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए भक्ति आंदोलन और संतों ने प्रयास
किया। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अनेक सभी तरफ से, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी रूप से निम्न स्थिति उनकी हो गई। और जो स्त्रियों की धार्मिक पूजा पाठ है उनको समाप्त कर दिया गया, उनको धार्मिक स्वतंत्रता समाप्ति कर दी गई। तो कहने का तात्पर्य है कि इस काल में धर्म के नाम पे, या ये कहें कि मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए, या सुरक्षा की आड़ में, स्त्रियों की सुरक्षा की आड़ में, ये हिंदू जो नारी है, हिंदू महिला है, उस पर अनेक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिए गए और उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। अब देखें ब्रिटिश काल, पांचवा आता है ब्रिटिश काल। तो जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 1947 तक का जो काल है वो ब्रिटिश काल के अंतर्गत आता है। और अंग्रेजी सरकार ने भारत के मुसलमानों से राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी। मुसलमान उनके विरुद्ध थे, वे हिंदुओं को अपने विरुद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदुओं के जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र है उसमें कोई सुधार नहीं करने की नीति अपनाई, जिसके कारण हिंदू स्त्रियों के सुधार के लिए भी अंग्रेजी सरकार ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। अर्थात ब्रिटिश शासन में भी अंग्रेजी सरकार ने भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। और यदि स्थिति देखें तो पारिवारिक क्षेत्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति पारिवारिक क्षेत्र में कैसी थी। पारिवारिक जीवन में उन्हें कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार का मुखिया पुरुष होता था, सारी शक्तियाँ, निर्णय आदि उसी के पास होते थे। तो स्त्रियों को जो परिवार में जो स्थिति थी स्त्रियों के परिवार में, वो केवल संतान पैदा करने के लिए और घर गृहस्थी के कार्य करने के लिए होती थी। इसी प्रकार से यदि सामाजिक क्षेत्र में देखें तो सामाजिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार के उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं थे। किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा का वो अधिकार नहीं रखती थी और उन्हें बहुपत्नी विवाह संपन्न परिवारों में भी प्रचलित थे, केवल प्रतिष्ठा के नाम पर। तो धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से स्त्रियों का जो कार्यक्षेत्र था वो घर की चार दीवारी तक ही सीमित हो गया था। इसी प्रकार यदि हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में, तो जो 1937 के पहले स्त्री को आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। के.एम. पणिक्कर ने कहा है कि हिंदू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया। पत्नी पति के परिवार का एक अंग बन गई और विधवाओं को मृत समान मान लिया गया। अर्थात स्त्रियों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन या सुधार का प्रयास नहीं किया गया। केवल स्त्रियों को उपभोग की वस्तु माना जाता था। वे आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थी, इसलिए इस निर्भरता से वे पुरुषों के अत्याचार भी सहन करती थी, अपना शोषण भी सहन करती थी। जो अविवाहित लड़की है उसका संयुक्त परिवार में किसी प्रकार से कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं था। अर्थात इस काल में भी स्त्रियों की स्थिति दयनीय ही रही। अब यदि राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी 1919 तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं था। 1935 में स्त्रियों को मताधिकार दिया गया, उनकी शिक्षा, पति की स्थिति, संपत्ति आदि के अनुसार दिया गया। किसी भी राजनीतिक कार्यों में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। उसे केवल घर के कार्य में घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया था। और महात्मा गांधी ने स्त्रियों को घर से बाहर लाने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य करना प्रारंभ किया। अर्थात कहने का तात्पर्य 1935 के पूर्व स्त्रियों के जो अधिकार थे, स्त्रियों के जो क्षेत्र थे वो अत्यंत सीमित क्षेत्र थे, उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्त्रियों की विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किया। यदि हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करें तो हम देखेंगे कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसके पश्चात धर्मशास्त्र काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल। तो स्त्रियों की सबसे अच्छी स्थिति जो थी वो वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में मानी जाती है। उपलब्ध जो धर्मशास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके आधार पर ये स्पष्ट होता है। उसके पश्चात मध्यकाल, धर्मशास्त्र काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल, इसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, या ये कहें कि स्त्रियों की स्थिति अत्यंत निम्न थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।